दोस्तों, भगवान बुद्ध ने सत्य ही कहा है, तुम हे ही किचंग आतपन अखा तारो तथागता। इसका मतलब है कि सफलता के लिए आपको स्वयं ही मेहनत करना है, शिक्षक का काम केवल मार्ग दिखलाना है। नमस्कार दोस्तों, रजनीश तोमर सर फॉर यूपीएससी ट्रैकर, भारत एकेडमी और विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इन तीनों प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आप मुझे अगर ये सुनने आए हैं तो इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी 2020 जो 4 अक्टूबर को हुआ है, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, उसके व्याख्यात्मक हल के सीरीज में मैं दूसरा पेपर का सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आ रहा हूं। और आज का सॉल्यूशन है भारतीय राज व्यवस्था से पूछे गए प्रश्न। तो दोस्तों, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए हम सीधे क्वेश्चन आंसर पे आते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन क्वेश्चन आंसर शुरू करने के पहले एक बार यह बताना जरूरी है फिर से, क्योंकि कल बताए थे, हो सकता है कोई लोग ना देखे हों वो वीडियो, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं। और इसके बाद आप स्वयं तैयार हो जाएं और अनुभव करें कि प्रीलिम्स पास करने के लिए आपको जो मैं सब्जेक्ट कहता हूं वो जरूरी है या नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिए कि इस बार भारत के इतिहास से 19 प्रश्न पूछे गए, यानी 38 मार्क का भारत का इतिहास है, जिसमें प्राचीन भारत से 10 और आधुनिक भारत से 9 प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों की व्याख्या पिछले वीडियो में हमने किया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। भूगोल से 10 प्रश्न पूछे गए हैं, भौतिक भूगोल से 2, एक जो है विश्व के भूगोल से और 7 भारत के भूगोल से, यानी 20 मार्क का भूगोल से प्रश्न आया। भारतीय राज व्यवस्था से 17 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से भारतीय संविधान से जो है अकेले 14 प्रश्न है, एक प्रश्न लोक नीति से है, पब्लिक पॉलिसी से, और एक अधिकार और मुद्दे से है। आज उसी को दिखाएंगे कि देखिए राइट से क्वेश्चन है, वो मानवाधिकार वाला क्वेश्चन राइट्स एंड इश्यूज से है। तो ये जो है संविधान से 17, तो 19 और 17, 29, 7, 36 और 10 भूगोल 46। दोस्तों, मैं आपको कहता हूं कि दावा तो करना बड़ा बात होता है कि आप 2015 से 2019 के सवाल को देखें, 20 तक के सवाल को, तीनों का जोड़ निकाल के देखिएगा। कोई साल 2 क्वेश्चन इतिहास कम हो सकता है, कोई साल 2 क्वेश्चन संविधान, बट तीनों का जोड़ निकाल के देखिए। अगर ये 43 से लेके 45 के बीच ना घूमता हो तो कहिएगा, 40 से 45 के बीच तो हमेशा घूमता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं 3 सब्जेक्ट को इग्नोर करता है लड़का और उसके सामने करंट के पीछे भागता है। इस 3 के साथ करंट पढ़िए, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। आप सोचिए कि अगर आप इन 3 में कमज़ोर हैं तो इस साल तो 90 मार्क ऐसे ही बाहर हो गया। और इसके बाद इकोनॉमिक्स जानना उतना ही जरूरी है दोस्तों। अब जरा हम लोग आगे देखें। सामान्य विज्ञान से 17 प्रश्न आए हैं, जिनमें केमिस्ट्री से 2, बायोलॉजी से 2 और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 12। उसकी भी व्याख्या मैं लेके आऊंगा। ये सीरीज पूरा है, हर दिन एक एक अलग अलग व्याख्या है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में खासियत यह है कि ट्रेडिशनल 9 है, 3 करंट है। पर्यावरण से 11 प्रश्न है, लेकिन उसमें परंपरागत 8 है, 3 करंट है। और
जो स्वतंत्र करंट जिसको कह सकते हैं, जो इन विषयों से नहीं लगता हुआ है, वो 3 प्रश्न है, जिसमें से एक भारत और 2 विश्व है। और इकोनॉमिक्स से 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, जिसमें कि ट्रेडिशनल 17 और 6 करंट है। तो इकोनॉमिक्स से 23, इतिहास से 19, 23 10 33 9 42, संविधान से 17, 42 10 52 7 59 59, और भूगोल से 10 69, 140 मार्क ये 4 मिलके बनता है दोस्तों। और इस 140 में कितना भी खराब स्थिति हो जाए, 110 मार्क तो ट्रेडिशनल ही होता है दोस्तों। हम उसको ठीक से नहीं पढ़ते हैं, उसमें हम ऑथेंटिक किताब नहीं पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी गाइड निपटा देते हैं, इसलिए हमारा सवाल नहीं फंसता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आज हम लोग अब फिर इस बार एक और मैं कर दूं करंट के बारे में। इस बार लोगों को एक खुशफहमी हो गया है कि ज़्यादा नहीं पूछा है। अरे भाई, वो 19 का रेशियो तो रहना ही है हर साल ना। पब्लिक पॉलिसी वाला करंट ही था, अधिकार और मुद्दे करंट थे, संविधान में जो है एक केवल करंट था, बायोलॉजी का 1 करंट था, साइंस टेक का 3 करंट था, पर्यावरण में 3 करंट था, स्वतंत्र 3 करंट था, 6 इंडियन इकोनॉमी था। कुल मिला के 19 प्रश्न करंट से इस बार भी पूछा है, 38 मार्क का। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितना इतिहास पूछा है उतना ही करंट पूछा है। हर साल करंट 25 होता था, इस बार 19 है। करंट 29 होता था, 30 के आगे कभी नहीं होता था दोस्तों। इस बार करंट जो है 20 है। तो 5-7 क्वेश्चन तो किसी भी साल किसी में बदल सकता है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं प्रेडिक्ट मत करिएगा। यूपीएससी का संवैधानिक नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बट अनऑफिशियल ये अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है। प्रेडिक्ट मत करिएगा। जो टीचर जितना होशियार बनता है, अगला साल यूपीएससी उसी को पीटता है सबसे पहले। बिल्कुल मेरे को प्रेडिक्ट नहीं करना। जितना तुम्हारा उम्र नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा मेरे संस्था का उम्र हो चुका है। हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, इसलिए उसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। हाँ, उसके सिलेबस के आधार पर पढ़ाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, और फिर बता रहे हैं कि आज हम ऐसे हाथ करके नहीं कह देंगे कि ए होगा। जिस तरह से इतिहास में हमने एक एक का व्याख्या किया है, वैसे ही आपके सामने पूरे पॉलिटी का व्याख्या करूंगा दोस्तों। आर्टिकल दिखा के करूंगा, मौखिक नहीं करूंगा। तो चलिए देखते हैं। 81, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। सब लोग यही बोले, अरे सवाल ही नहीं उठता है। बिल्कुल नहीं उठता है। ये कौन सा भारी चीज आप बच्चों को समझा रहे हैं। संसदीय व्यवस्था की सरकार का जो क्लास में आप लिखाए हैं विशेषता, वहां जाइए, अपने आप आंसर मिलेगा। वही मैं दिखाना चाह रहा हूं। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है, किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती है। डी तो खैर नहीं है, ए नहीं है, सी भी नहीं है, आंसर है इसका बी। लेकिन ये क्वेश्चन भारत के सभी कोचिंग के नोट से आया है। कोई विशिष्ट बनने का प्रयास नहीं करे इसमें, समझ गए। मेरे किताब भी मटेरियल में से है, मैं यही लिखाया हूं। संसदीय प्रणाली की विशेषता, पहला, वास्तविक और नाममात्र कार्यपालिका की उपस्थिति, पहला हो गया। बहुमत दल की सत्ता, लीजिए, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, यानी संसद में जिसका बहुमत होगा वही सत्ता में जाएगा। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की सामूहिक उत्तरदायित्व, लीजिए, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और उसी के द्वारा हटाया जा सकता है। ये दूसरा अभी उसके सामने आया। विधायिका से मंत्रियों का चयन, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का नेतृत्व और निम्न सदन का विघटन। ये निम्न सदन का जो विघटन है वो इस डी को गलत करता है कि समय के पहले नहीं हटाया जा सकता है। तो फिर लोअर हाउस का विघटन कैसे होगा? अगर समय के पहले बहुमत नहीं रहेगा तो हटाया जा सकता है। तो इस विशेषता के आधार पर आंसर बनता है बी। ये दो, बहुमत दल की सत्ता और विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की सामूहिक उत्तरदायित्व। तो विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की सामूहिक उत्तरदायित्व, इसका मतलब कि संसद के प्रति वह उत्तरदायी है और संसद जब चाहे, यहां लोकसभा लिख देता तो और अच्छा रहता,
और लोकसभा जब चाहे तब उस सरकार को बहुमत के आधार पर हटा सकती है। यह हुआ इसका व्याख्या। अब आइए, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी, मूल अधिकार, सी, उद्देशिका, डी, 7वीं अनुसूची। जो सब लोग ऐसे हाथ किए हैं तो हम भी कर देते हैं, सिंपल सवाल, लेकिन जो परंपरा तरीकेगत से लिख दिया गया है 1980 के किसी किताब में कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के लोक कल्याणकारी कार्यों की ओर इंगित करता है, हम लोग भी मान लिए। लेकिन क्या किसी आर्टिकल में तो एक दिखे कि यहां पे लोक कल्याणकारी शब्द है तो हम माने कि ये है? मैं आज आपको संविधान के आर्टिकल को पढ़ना सिखा रहा हूं। ठीक है, लिख दिया है, मान लीजिए डी.डी. बसु साहब ही लिखे हैं, अब उनको तो क्रिटिसाइज कोई नहीं कर सकता और वो क्रिटिसिज्म के लायक भी नहीं है। कहाँ डी.डी. बसु और कहाँ रजनीश तोमर, हम वैसा आदमी नहीं है कि कह दें को, लेकिन वो जो लिखे हैं तो एक बार हम उसको देखें भी तो कि क्या संविधान में लोक कल्याणकारी है शब्द। या जैन पांडे साहब, मैं बड़े नाम को ही लूंगा, छोटे नाम को मैं नहीं लूंगा, भले आप कितना भी महिमा मंडित कर लीजिए। जैन पांडे साहब अगर वो लिखते हैं लोक कल्याणकारी, तो लोक कल्याणकारी शब्द कहीं संविधान में है। सुभाष कश्यप साहब यदि लिखते हैं तो देखा जाए कि उसमें है, आप बाकी छोटे नाम है, बस यही ध्यान रखिएगा, मैं नाम नहीं लूंगा बाकी का। तो जरा देखते हैं अनुच्छेद, इसका तो आंसर है ए, बट कहां दिखता है? एक जगह दिखता है यदि हम चाहें तो। देखिए आर्टिकल 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये हेडिंग है, देख रहे हैं ना। इससे हम एसेंस निकाल रहे हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट की कल्पना करता है। दोस्तों ऐसे पढ़ाते हैं संविधान हम अपने क्लास में, बार बार यही कहते हैं कि तोमर सर का मतलब है इतिहास, भूगोल, संविधान और साइंस टेक एकदम पैरेलल। जो 4 आदमी मिलकर दिल्ली में काम करेगा वो अकेला करने में सक्षम है और किसी में क्वालिटी कम नहीं दिखेगा। दोस्तों हेडिंग में ही दिख रहा है, अनुच्छेद 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। लोक कल्याण शब्द है, पब्लिक वेलफेयर शब्द है लिखा हुआ। और अब अंदर के आर्टिकल को जब पढ़ेंगे तो वहां भी दिखता है लोक कल्याण। देखिए राज्य ऐसी 38 का 1 पढ़ रहे हैं ओरिजिनल आर्टिकल, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की कौमा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। और भी जगह है, मैं केवल एक आपको दिखा रहा हूं कि हमारे जो बड़े लेखक लोग हैं वो कुछ देख कर लिखे हैं, चाहे डी.डी. बसु साहब ने लिखा हो, चाहे जैन पांडे साहब ने लिखा हो, चाहे सुभाष कश्यप साहब ने लिखा हो, और अब बाकी लोग इनको देख के कॉपी मारा हो। एकदम क्लियर कट जवाब, सीधी बात, नो बकवास। अब बाकी इन तीनों को पढ़ के कॉपी मारा और कहा हो कि मेरी किताब बेस्ट है। तो ये 3 जो पिलर हैं हमारे अभी संविधान के, इन्होंने जो कुछ भी कहा, हाँ दीक्षित साहब ने कहा हो, बख्शी साहब ने कहा हो, ये जो हैं ये हैं पिलर। अब बाकी तो मिट्टी की दीवार है, बस इतने ध्यान रखिएगा। तो ये जो है ये आर्टिकल 38 का 1। दूसरा देखिए क्या कहता है, राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। चूंकि ये 38 में 1 और 2 है और 38 का हेडिंग ही है, ये हेडिंग है दोस्तों। मैं इसे लाल करके लाना चाहिए था, लेकिन आप देख लीजिएगा ओरिजिनल संविधान में कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, उसके अंदर है, तो यह बात भी लोक कल्याण के अंदर आएगा। यह हो गया एक जो भारतीय संविधान में दिखता है कि लोक कल्याणकारी राज्य डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। अब दूसरा, अगर बाबा साहब अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, संविधान के निर्माता, अगर ये कुछ स्टेटमेंट दें और अगर वो स्टेटमेंट मिलता जुलता हो तो समझिए क्या सोने पे सुहागा।
देखिए बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की अनोखी विशेषताएं हैं तथा इनमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य निहित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस दो को मिलाएंगे, आपको सिखाना है ना प्रश्न की, खाली हाथ हिला कर दें कि ये होगा। आप सीखिए कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है। बेयर एक्ट एक बार जरूर पढ़िए। कितना भी अच्छा कोई कह दे कि ये संविधान की अच्छी किताब है, भाई जरा ये बताइएगा एक बार सोच करके कि जो ओरिजिनल संविधान है उससे अच्छा कोई हो सकता है? कोई हो ही नहीं सकता है। कितना भी आप जो है ताजमहल बना लीजिए, जो ओरिजिनल ताजमहल है वो कंप्यूटर में बनाइएगा तो अच्छा होगा? नहीं हो सकता है। तो पहले हम हर लड़के को सलाह देते हैं कि जैन पांडे, डीडी बसु कोई किताब पढ़िए, लेकिन उसके पहले बेयर एक्ट जरूर पढ़िए। आपको एक बार आर्टिकल की जानकारी होनी चाहिए कि उसमें कहता क्या है दोस्तों। इसलिए मैं अपने क्लास में एकदम कंपलसरी रखता हूं कि नहीं, बेयर एक्ट होना ही चाहिए तुम्हारे क्लास के अंदर। जब मैं क्लास लेने आऊं तो तुम्हारे बेंच पे वहां सामने बेयर एक्ट होना चाहिए, और नहीं तो तुम नहीं आना मेरे क्लास में। इस तरह से जो है हम लोग लड़के को मैंने गाइड करते हैं। अब उस कारण से कुछ लड़का रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि क्या कहते हैं, एक भोजपुरी में कहावत है, कहावत नहीं है, देवी एक गायिका है, बहुत अच्छा गाना गाई हैं कि बोहे के पूर्वा रामा बह गए पछिया बयार। बहना था पूर्वा हवा, बह गया पछिया बयार। तो बहुत अच्छा गाई हैं कि बोहे के पूर्वा रामा बह गए पछिया बयार। तो यहां पछिया हवा ऐसा बह गया है कि क्या कहते हैं, ये ओरिजिनल चीज जो है वो लड़के तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। और मेरा एकमात्र मुहिम यही है कि आईएएस का तैयारी करने वाले लड़के को मेरा प्रकाशन मत पढ़ो, जो ओरिजिनल है उसको पढ़ो। आप पढ़ो डीडी बसु, आप पढ़ो जैन पांडे, आप पढ़ो सुभाष कश्यप, बाकी कुछ नहीं पढ़ो। और उसके अलावा बेयर एक्ट जरूर पढ़ो। पहले आप उस संविधान को देखिए, तभी आपको पता चलेगा। और उसके अलावा जो भी पढ़ रहे हो, रोल्ड गोल्ड है, उस पर सोना का पानी चढ़ा हुआ है, बस इतना ही जानिए। चलिए अब आगे देखें। अब आइए क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्ष, मूल अधिकार तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। कोई नहीं मानेगा, जो ओरिजिनल संविधान में पढ़ा है कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलता है संविधान के अंदर। इसलिए यहां पे ये भारत का संविधान शब्द यूज कर दिया, इसलिए ये नहीं होगा। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता और उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा के लिए न्यायिक पुनराविलोकन की व्यवस्था करता है। 13 में भी दिखता है और 32 से तो सीधा निकलता है। लोकस स्टैंडी, हु कैन अप्लाई, एनीवन कैन अप्लाई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, देन न्यायिक जो एक्टिविज्म, देन जुडिशियल एक्टिव क्या कहते हैं, रिव्यू। तो अभी बताते हैं। तो वहां तो है, दिखता है, तो संविधान में दिखता है, इसीलिए इसका आंसर है बी, केवल 2। लेकिन इसकी व्याख्या देखिए दोस्तों। भारतीय संविधान में मूल ढांचे की परिभाषा नहीं दी गई है, बल्कि 24 अप्रैल 1973 को उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती के मामले में आधारभूत ढांचे का प्रतिपादन किया। बताया नहीं, कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर में सुधारा नहीं हो सकता है, वो भी अभी अतीत ये क्या कहते हैं, गर्भ में ही है। अनुच्छेद 13 और 32 के अंतर्गत न्यायिक पुनराविलोकन की व्यवस्था की गई है। यह है आपका इसका व्याख्या दोस्तों। अब आइए 84। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, वर्ग संघर्ष, निजी संपत्ति की समाप्ति, आर्थिक नियतिवाद। तो सब कोई एक को ही कह रहा है। थोड़ा व्याख्या कर देते हैं कि गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों का अंतिम लक्ष्य यही है कि स्टेटलेस सोसाइटी हो जाए, लेकिन एक फर्क है। गांधी अहिंसा के माध्यम से कहता है, मार्क्स में हिंसा छिपा हुआ है। ये दोनों के रास्ते अलग अलग हैं और इस पर तो लंबा बोला जा सकता है। अब जो है आइए 85 कहता है
भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्न में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? ए, संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण, संसदीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण, राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण, और लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। ऑब्वियसली डी ही है, लेकिन आप क्या देखते हैं, मंत्रिपरिषद का काम क्या है, पहले यह जानिए। मंत्रिपरिषद का काम है पॉलिसी मेकिंग। एकदम करंट में आइए कि मान लीजिए वो बिल अच्छा खराब वो आप अपने हिसाब से तय करिएगा, तोमर सर नहीं बताएंगे, तब बताएंगे जब उस बिल पे चर्चा करने आएंगे। मान लीजिए अभी किसान बिल आया, तो उस बिल के अंदर क्या है, एक पॉलिसी है। उस पॉलिसी का निर्माण कौन किया? पहले कैबिनेट किया, पहले तो संबंधित मंत्रालय किया, कैबिनेट उसको अप्रूव किया। तो मंत्रिपरिषद का पहला काम क्या है कि कोई भी पॉलिसी का निर्माण करना। लेकिन चूंकि हम डेमोक्रेसी में हैं और संसदीय डेमोक्रेसी में हैं, तो मंत्री कार्यपालिका बिना विधायिका के अप्रूवल के इस पॉलिसी को लागू नहीं कर सकती है, और खास करके अगर इसमें धन की बात हो जाए तो बिल्कुल नहीं कर सकती है। इसीलिए उसको संसद में बिल लाना पड़ता है, और जब विधायिका उसको पारित कर देती है तब ब्यूरोक्रेसी का काम शुरू होता है कि अब देखो, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत की जनता ने इसको पारित कर दिया, अब आप इसको जो है लागू करो। यह है पूरी प्रक्रिया मंत्रिपरिषद से लेकर के यहां तक। तो मंत्रिपरिषद लोक नीति का निर्माण कर उसे संसद में पारित करवाती है, और इस लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण नौकरशाही है। अब अगला 86 नंबर, भारत के संविधान की उद्देशिका ए, संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। बी, संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है। सी, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। डी, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। आंसर तो ए ही होगा। आज जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, आज मेरा टक्कर बहुत ही स्मार्ट लोगों के साथ है, ध्यान रखिएगा। हालांकि हम दोनों समकालीन हैं, लेकिन स्मार्ट लोगों से है। दिल्ली में हम दोनों समकालीन हैं, दोनों साथे पढ़ाए हैं अलग अलग जगह पे, लेकिन आप मिलाइएगा जरूर व्याख्या, उसके बाद तय करिएगा। हम भी लिटरेचरे पढ़ाए हैं, तो आप जो है व्याख्या जरूर देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि पॉलिटी में बरगलाया नहीं जाता है। पॉलिटी का मतलब है कानून के हिसाब से व्याख्या करना। देखिए जरा सा, सबसे पहले हम देखें कि संविधान का भाग है, विधिक प्रभाव नहीं रखता है, ये किस केस में आया, क्योंकि संविधान में तो लिखा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 में प्रस्तावना से रिलेटेड क्या क्रक्स डिसीजन आया, 2 लाइन का। तो आया, प्रस्तावना संविधान का भाग है तथा संविधान को संवैधानिक आधार में पढ़ा जाना चाहिए और उसे निर्वचित किया जाना चाहिए। तो प्रस्तावना संविधान का भाग जरूर है, और संविधान को कॉन्स्टिट्यूशनल बेस में पढ़ना चाहिए और उसका इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, प्रस्तावना के आधार पे नहीं करना चाहिए। प्रस्तावना केवल गाइड कर रहा है कि इस तरीके का अंदर बात होगा। अब आइए अगला क्या कहा इसमें डिसीजन, यह सर्वोच्च शक्ति या किसी प्रतिबंध या निषेध का स्रोत नहीं है। देख रहे हैं, यह सर्वोच्च शक्ति या प्रतिबंध या निषेध का स्रोत नहीं है, बल्कि यह संविधान की विधियों और प्रावधानों की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका रोल है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड प्रोविजन, उसमें यह इंटरप्रेट करने में निभाता है। बाकी इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। यह केशवानंद भारती में से निकला। अब आइए एसआर बोम्मई वर्सेस भारत संघ 1994। प्रस्तावना संविधान का ही अंग है, आधा बात इसमें भी कहा गया। और एलआईसी ऑफ इंडिया वर्सेस भारत संघ 1995 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, लेकिन भारत में न्यायपालिका में यह प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होता है। देख रहे हैं,
यानी कि LIC वाला और केशवानंद भारती वाला, अब केस का व्याख्या हमें एक ही ओर ले जाता है कि इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता है, लेकिन संविधान का यह एक भाग है। क्लियर हो गया दोस्तों? अब जरा आगे देखिएगा, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से सही है? 1, वे न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। ये सब जानता है कि नहीं होंगे। इसमें अगर हम बता के और मतलब कि मूड़ी नीचे करके और ऐसे ऐसे करके घूमने लगे 2 मिनट चुप होके, तो इससे हम जानकार नहीं हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये सब जानता है। तीसरा वाला लाइन पहले दिखाइए कि संविधान में कहाँ है सही, बट ये है कहाँ। सेकंड, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, ये बिल्कुल है। फिर सिर हिला के घूमिए चुपचाप, कहिए कि हम बहुत जानकार हैं। तीसरा लाइन है कि इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। आंसर डी ही होगा, बट ये किस आर्टिकल में है, पहले इसकी चर्चा होनी चाहिए ना, ऐसे नहीं लिख देता है। तो आर्टिकल जो है पढ़िए 37 क्या कहता है। इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। बेयर एक्ट इसीलिए कहते हैं पढ़िए, और आप जाते हैं गाइड पढ़ने। देखिए आगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये 37 में लिखे हुए बात को यूपीएससी पूछ रहा है। वो केवल वो ऐसा नहीं कि बिना हम 37 पढ़े, और चूंकि है हम आगे की किताब में देखे डिस्कशन, एक गाइड लिख रहे थे, हम भी उससे कॉपी मार के लिख दिए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं बेयर एक्ट फर्स्ट, सबसे पहले बेयर एक्ट पढ़ना है, ओरिजिनल संविधान। वो किसी भी पब्लिकेशन का हो सकता है, उसमें पब्लिकेशन नहीं जाना, ओरिजिनल संविधान है, जो छापेगा एक ही चीज होगा। अगर उसके बाद आपको पढ़ना है तो इस 3 किताब में जो आपको पसंद आ जाए, या तो DD बसु पढ़िए, या तो JN पांडे की किताब पढ़िए, या तो जो है आप सुभाष कश्यप की किताब पढ़िए। हम तीनों के प्रति उपेक्षा भाव में हैं, भगवान बुद्ध के हैं। आपको जो पढ़िएगा हमको खुशी होगी। और आज देखिए कि हम इतिहास में भी जो किताब बताए थे वो अलग था, इसमें भी बता रहे हैं। और आज स्थिति क्या है, यह किताब कम बिक रहा है, 1 लाइनर फैक्ट्स ज़्यादा बिक रहा है। IAS बनने वाला लड़का को भी नहीं समझ में आ रहा है। और इसी पर हमको याद आता है, एक दिलीप कुमार गाना गाया था, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका, आई कौवा लोग मोती खाएगा। समझ गए? कोचिंग का काम पढ़ाना होता है। ये बुक छाप छाप करके ये लोग लड़के को परेशान कर दिया, और केवल अट्रैक्टिव जो है वो प्रेजेंटेशन के चक्कर में आप ओरिजिनल बात भूल गए। इसलिए अभी भी दयानंद सरस्वती जी की बात को याद करिए, वेदों की ओर लौट चलो। आज भी समय है आपके पास। हिंदी माध्यम के लड़के को मैं संबोधित कर रहा हूं, उनका रिजल्ट गड़बड़ाने का मूल मकसद यही है कि वो भगवान बुद्ध के जगह पे बोधिसत्व का पूजा करने लगे हैं। प्रॉब्लम ये है, वो जो है ना महावीर स्वामी के जगह पे कोई आचार्य की पूजा करने लगे हैं। उससे बाहर निकलिए, और जो ऑथेंटिक किताब है वेदों की ओर लौट चलो, आज भी वही पढ़िए। उसके सिवा कोई आपका अपना मित्र नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मैं 20 साल मेरा इस फील्ड में हो चुका है, और मैं 20 साल से GS पढ़ा रहा हूं। कम से कम गुजरात में तो 17 साल से पढ़ा ही रहा हूं, उसका तो लिखित प्रमाण है। और 17 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। मेरे इतना GS का पढ़ाने का अनुभव तो आज जितने लोकप्रिय लोग हैं किसी के पास नहीं है। और मैं शुरू से कहता हूं कि मेरा नोट्स मत लो, किसी कोचिंग का नोट्स मत लो। नोट्स पढ़ना है तो ये ऑथेंटिक किताब पढ़ के खुद बनाओ, और नहीं तो फाफे में पड़ जाएंगे 95 लाने में। दोस्तों मेरी बात कड़वी लगती है, बट मैं तेज चैनल को इस मामले में कोट करता हूं, सीधी बात, नो बकवास। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो क्या देखें, आर्टिकल 37 तय किया उस दोनों लाइन को। अगर 37 दिमाग में क्लियर है तो हम टिक मार दें, और ऐसे तो टिक तो अंदाज पे भी लग जाता है, क्या करिएगा उसमें। अब आइए आर्टिकल 89, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। दूसरा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निर्हरित हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो आंसर तो डी ही है, बट जरा व्याख्या सुनिएगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री, सुनिएगा, प्रधानमंत्री बनने के लिए या मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता है? तो 2 ही योग्यता है। पहला, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए, यानी कि लोकसभा में उसके पीछे 273 लोग खड़े होने चाहिए। और दूसरा, संसद का सदस्य होना चाहिए। वहां पर एक छूट है कि आइदर लोकसभा और राज्यसभा, संसद का सदस्य होना चाहिए। इसी क्राइटेरिया के कारण डॉक्टर मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री बने, शुरुआती दौर में नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने, इसी के कारण और भी कई लोग हैं, लेकिन जो लोकप्रिय नाम है बताए। और इसी के तहत नीतीश कुमार जी भी मुख्यमंत्री बने विधान परिषद का सदस्य होने के बावजूद, अखिलेश यादव भी बने। तो क्या देख रहे हैं, क्लास में ऐसे उदाहरण देख पढ़ाते हैं दोस्तों हम, तो क्या देख रहे हैं कि क्राइटेरिया 2 ही है कि लोअर हाउस अगर स्टेट में है, केंद्र में तो है ही, लोअर हाउस का बहुमत उसके साथ खड़ा है और वह किसी भी हाउस का मेंबर है, संसद का सदस्य है। यह पहला चीज दिमाग में सेट किए। अब आइए आर्टिकल 164(4) क्या कहता है। कहता है कोई मंत्री जो और यही कोई क्राइटेरिया मंत्री के साथ होगा कि जो प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है वो मंत्री के साथ खड़ा है, क्योंकि सामूहिक जिम्मेदारी होती है। और जो प्रधानमंत्री संसद का सदस्य होना चाहिए तो मंत्री को भी संसद का सदस्य होना चाहिए। अब कहता है आर्टिकल 164(4) कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रह जाएगा। इतना ही कहता है आर्टिकल, यह नहीं कहता है कि कैसे बनाया जाएगा। तो अब हमको इस दोनों को जोड़ करके पढ़ना है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है 6 महीने तक, अगर वो किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो भी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि राज्यपाल 12 साल के बच्चा को नियुक्त कर देगा, क्योंकि मंत्री बनने का उसके पहले का योग्यता क्या है? तो उसके पहले का योग्यता है कि राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। तो सदस्य बनने का योग्यता क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। तब तो कल को आप किसी को कहिए बना देते हैं, ले आते हैं अमेरिका से, अभी जो है फिलहाल क्या कहते हैं, जॉर्ज बुश जो है वो नहीं रहे, बराक ओबामा नहीं, उनको ही ले आते हैं कि भाई आप नहीं हैं, आइए आपको 6 महीना मंत्री बना देते हैं। ऐसा कहीं होता है क्या? दोनों आर्टिकल जोड़कर पढ़िए। तो पहला तो यही शर्त है, पहला कि राज्यपाल जिसको भी बनाएगा वो भले विधानसभा का सदस्य नहीं है, विधानमंडल का या संसद का, लेकिन संसद सदस्य बनने का जो योग्यता है वो तो उसको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो उस क्वालिटी में है पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा, लोकसभा का अगर वह सदस्य बनना चाहता है या विधानसभा का तो 25 साल उम्र होना चाहिए, और अगर वह राज्यसभा का बनना चाहता है तो 30 साल होना चाहिए। यानी अगर इन दोनों को ध्यान में रख के बनाया जाए तो 25 साल से कम उम्र का व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता है। क्लियर हो गया? क्योंकि 25 साल से कम उम्र का व्यक्ति संसद सदस्य बनने की योग्यता रखता ही नहीं है। क्लियर? और मतदान का उम्र 18 साल है। तो एक 18 साल का व्यक्ति को आप कैसे मंत्री बना देंगे? क्योंकि वो तो पहला क्वालिफिकेशन पूरा करिएगा तब ने दूसरा करिएगा। तो पहला ही क्वालिफिकेशन में वो फेल हो गया कि उसकी उम्र ही 25 साल या 30 साल नहीं है।
इसलिए आप उसको पहले मंत्री बना ही नहीं सकते हैं। उसके बाद आएगा कि कोई 25 साल का आदमी जो भारत का नागरिक है, और भी कई क्राइटेरिया है, लाभ के पद पर नहीं है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए तब आप उसको बिना किसी सदन का सदस्य हुए 6 महीने के लिए मंत्री बना सकते हैं, और उसको 6 महीने के अंदर बनना पड़ेगा संसद का सदस्य, नहीं तो वो मेंबर नहीं रह जाएगा। इतनी व्याख्या जाननी है इसमें। और अब आइए, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम किसने है जो अपनी किताब में लिखा है, जरा बताइए तो। किसी ने नहीं लिखा है। तोमर सर क्लास में कई बार लिखाए हैं, वो भी पूरा नहीं लिखाए हैं। ऐसा नहीं हम कह देंगे हमने लिखा है, टुकड़ा पुर्जा हम कई बार लिखाए हैं कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में ये कहता है। आज आपको जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का सेक्शन 8 दिखाते हैं कि वो कहना क्या चाहता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8, बाकी धारा आज मेरे काम का नहीं, इसलिए नहीं, मैं ओरिजिनल को क्या कहते हैं डाउनलोड करके फिर आपको वहां से टाइप करा के दे रहा हूं। कुछ अपराधों के लिए दोष सिद्धि पर अयोग्यता, ये इसका हेडिंग है। क्यों हिंदी मीडियम का लड़का पीछे रहेगा भाई अंग्रेजी मीडियम से? हिंदी मीडियम के लड़के को ये तो पढ़ाइए, देखिए क्यों पीछे रहेगा। जरा सुनिएगा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8, कुछ अपराधों के लिए दोष सिद्धि पर अयोग्यता। पहले कहा कुछ, तो अब आगे बताएगा किन किन अपराधों पर अगर आप दोष सिद्ध हो जाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। धारा 8 का 8(1) है, कहता है यदि किसी व्यक्ति को, अब उसके अंदर ए, इंडियन पीनल कोड के धारा 153(a), 171(e), 172(f), 376 के उपखंड 1 और 2, इस आर्टिकल के सब क्लाउज 1 और 2, 376A, 376B, 376C, 376D, 498A और 505 के उपखंड 2 और 3, इधर वाले के सब क्लाउज 2 और 3, और जो पहले बताया उसका सब क्लाउज 1 और 2 के तहत अगर उसको दोषी ठहराया गया। ये हुआ पहला। अभी फुल सेंटेंस नहीं आया है। बी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 11 के अंतर्गत, गैर कानूनी गतिविधि निषेध अधिनियम की धारा 10 से 12 के अंतर्गत, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 के अंतर्गत, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के अंतर्गत, आतंकवादी कृत्यों को करने का अपराध की धारा 3 या आतंकवादी विघटनकारी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1987 की धारा 4 के अंतर्गत, एबीसीडी चल रहा है अभी, धार्मिक संस्था दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम 1988 के अंतर्गत, चुनाव के संबंध में वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का अपराध धारा 125, या मतदान केंद्रों से मतपत्रों को हटाने का अपराध धारा 135, या बूथ कैप्चरिंग का अपराध धारा 135A, या इस अधिनियम के किसी भी नामांकन पत्रों को नष्ट करने या कपट पूर्वक नष्ट करने का अपराध धारा 136 के उपधारा 2A, और भी है बहुत सारा, सती प्रथा, ऐसे करके कई सारे अभी क्लाउज चल रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट था जो लिखे, तब लिखता है अयोग्य घोषित किया जाएगा जहां दोषी व्यक्ति को सजा सुनाई जाती है। यानी ऊपर इसमें अभी और भी हैं, 8 हैं कम से कम, और आगे तो इतने अधिनियम में जिसको दोषी ठहराया जाएगा वो अयोग्य घोषित किया जाता है। अब कहता है कब तक, तो ए और बी, पहले तो कह दिया डिस्क्वालीफाई किया जाता है, कब तक, तो ए कहता है कि यदि इस अधिनियम में उनको केवल फाइन करके छोड़ दिया जाता है, ठीक ना, कारावास नहीं होता है, फाइन करके छोड़ दिया जाता है, तो सजा की तारीख से 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। फाइन जिस दिन किया गया वहां से 6 साल। लेकिन यदि कारावास होता है, अगर उनको जेल हो जाता है, मान लीजिए कि 3 साल का ही हो जाता है, इसमें 2 साल वाला नहीं है, अभी आगे है जिसमें 2 साल कहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। इसमें है कि इन एक्ट में तो 2 दिन का भी सजा अगर हो गया तो, इसीलिए कह रहे हैं कि मुड़ी गिरा गप नहीं करना है कि 2 साल से कम मिला, अगर 1 साल 8 महीना भी मिला, भाई पूरा पढ़ के आओ ना, आधा पढ़ के क्यों आते हो?
खाली जो है लड़का के बीच में मीठा मीठा बोल करके बर्बाद करने तुला है हिंदी मीडियम को लोग। तो ध्यान रखिएगा, इन एक्टों में तो जो भी सजा मिल गया आपको, अगर आपको 2 साल से कम भी मिला है तो यदि कारावास होता है तो कारावास की तारीख से ही आप अयोग्य हैं और रिहाई के बाद के 6 साल तक के लिए अयोग्य हैं। ध्यान रखिएगा, जब आपको अगर 2 साल का सजा सुनाया गया तो 2 + 6 रिहाई के बाद के 6 साल तक के लिए आप अयोग्य हैं। अब आइए वो 2 साल वाला बताते हैं जो कहा कि आपको 1 साल 6 महीने। अरे भाई, इन अपराधों में नहीं, इनमें तो कोई डेट नहीं, टाइम नहीं है। अब आइए इसका नंबर 3, इस अधिनियम का नंबर 2 जो है ये कहता है, क्या कहते हैं, धारा 8 का। अब आइए नंबर 2 तो हम हटा दिए, 1 कहता है। अब आइए 3 क्या कहता है। कहता है किसी व्यक्ति को किसी अपराध, ऊपर वाला छोड़ करके, अब इसके अलावा कोई अपराध के लिए, अभी बीच में 2 भी था, उसमें भी कारावास की सजा पर है 6 साल तक, उसको हम हटा दिए जो अपने काम का था वो, क्योंकि 5 साल वो कोर्ट किया है। किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और यदि उसे 2 वर्ष से अधिक की सजा दी जाती है। देखिए ब्रैकेट में लिखा है उपधारा 1 और उपधारा 2 के अतिरिक्त, जो आप ऊपर पढ़े ना उसको छोड़कर 1 और 2 में तो है कि 10 दिन भी मिला तो 10 दिन के बाद से 6 साल तक जो आप सजा भुगतेंगे उसके, उन एक्ट को छोड़ करके, सती प्रथा, नारकोटिक्स, विध्वंसक अधिनियम, चुनाव में बूथ कैप्चरिंग, उन सब को छोड़कर अगर किसी व्यक्ति को अन्य किसी अपराध के लिए 2 वर्ष से अधिक सजा दी जाती है तो वह सजा की तारीख से अयोग्य घोषित होगा और रिहाई की अवधि के बाद 6 साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित होगा। इस केस में है कि 2 साल से अगर कम सजा मिला तो आप 6 साल के लिए अयोग्य नहीं होंगे, और अगर आपको 2 साल से ज्यादा मिला तो 6 साल के लिए है, सब केस के लिए नहीं है। इन सब केसों में तो ये जो हमने बताया, सिविल अधिकार संरक्षण, सीमा शुल्क, गैर कानूनी गतिविधि, विदेशी मुद्रा, नारकोटिक्स, इनमें तो ये मैं ओरिजिनल इसीलिए रखा हूं, कोई चुनौती देना चाहे तो दे ले, हम उसको माना कि मैसेज कर देंगे ओरिजिनल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। इसमें 2 साल वर्ड यूज नहीं है, इसमें तो फाइन भी किया जाता है तो 6 साल के लिए आपको जो है चुनाव लड़ने के लिए योग्य घोषित कर दिया जाता है। 2 साल वर्ड तो बहुत बड़ा चीज हो गया है। बस यही जो आधा अधूरा व्याख्या करने का आदत क्लास में भी होता है, समझ गए, बस मूड़ी झुकाए और 370 पे जम्मू कश्मीर समझा दिए। अरे भाई 370 में क्या आया एक्ट में, ये न पढ़ाओ, पॉलिटी पढ़ा रहे हो, 8 घंटा पढ़ा दिए, 10 घंटा पढ़ा दिए, जो काम 1.5 घंटे का भी नहीं है उसको 8 घंटा लपेट कर क्या कर रहे हो भाई। और वो इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम लोग अपने असिस्टेंट से मटेरियल तैयार करवा रहे हैं। रजनीश तोमर को कोई असिस्टेंट का जरूरत नहीं है, वो हमेशा स्वयं बनाता है और स्वयं खड़ा होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब असिस्टेंट बना के देगा उसको कितना अनुभव है बेचारा को, उसको तो कह दिए कि हमको 8 घंटा क्लास लेना है, अभी हम कह दें 2 घंटा क्लास लेना है, बेचारा 15 पन्ना बना देगा। काहे 15 पन्ना बनाएगा भाई, जो काम का चीज़ है वही ना। इसलिए मैं ये व्याख्या भी स्वयं अपने हाथ से लिखा हूँ और उसके बाद में टाइप कराया हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि टीचर हम न फेस हैं आपका, वो मेरा असिस्टेंट आपका फेस है क्या। अगर उसी से काम करवाना है तो कोई हमें, मैं भी कम फीस नहीं लेता हूँ गुजरात में, कोई हमें 90,000 फीस क्यों देगा पीटी और मेंस का, ये ध्यान रखिएगा। अगर असिस्टेंट से ही क्वेश्चन बनवाना होगा, मैं जो भी टेस्ट लेता हूं मुझे 10 ही लेना हो, मैं नहीं ले पाऊंगा 60, लेकिन वो रजनीश तोमर के द्वारा बनाया हुआ पेपर होगा। वो 2 बार पीटी फेल किया हुआ लड़का का बनाया हुआ पेपर नहीं होगा, या 2 मेंस फेल किया हुआ लड़का का पेपर नहीं होगा। क्या आता है उस बेचारे को, अभी तो खुद एग्जाम दे रहा है। आप उसका भी कैरियर लेके डूब गए कि वो बेचारा पढ़ता तो अगला साल पास हो जाता है। यही कहानी है दिल्ली का, साल भर पढ़ लीजिए, दिल्ली में रोजगार फिक्स है, आपको 10,000 रुपये मिलेगा, एक बार पेपर बना दीजिए। और इसी में मेरा हिंदी मीडियम का लड़का बर्बाद हुआ है। बहुत निराशा होती है, और मुझे सबसे ज्यादा इस बात का आवेग है कि मेरे गुजरात में ये हवा लाके खड़ा कर दिया है, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं था। गुजरात के बच्चों को बर्बाद कर दिया ये दिखा दिखा करके कि दिल्ली में बहुत कुछ है, दिल्ली में बहुत कुछ है। अरे भाई दूर का ढोल सुहावना,
नजदीक जाओगे तो पता लगेगा कर्कश है वो। तो ध्यान रखिएगा, ये व्याख्या जब आप जानेंगे तब आप अगले साल का क्वेश्चन भी समझ पाएंगे। क्यों? अगर इसी में भाषा बदल दे कि सती प्रथा के केस में यदि सुनाया जाता है तो कारावास की तारीख से 6 साल तक, या फाइन कर दिया जाता है तो खत्म हो जाएंगे आप उसमें। इसीलिए कंप्लीट पढ़िए, और इसीलिए मैं कहता हूं कि जनप्रतिनिधित्व कानून के ऑल को पढ़ना चाहिए। मैं नागरिकता अधिनियम जब क्लास में पढ़ाता हूं, एकदम उसके सभी आर्टिकल को, धारा को पढ़ाता हूं, और पूरा उसका मैं चार्ट बना के दिखाता हूं कि देखो इसके धारा 1 में क्या लिखा है, 2 में, 3 में, 4 में, 6 के बाद जो है 6A कहां से आया, 7 के बाद 7A BCD कैसे आया, मालूम ही नहीं है बच्चे को। प्रवासी भारतीय पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक ना, बिना कुछ जाने जो है दिखे। इस कारण से अपना हिंदी माध्यम का लड़का परेशान है दोस्तों, और उसके कारण मेरा गुजरात का बच्चा परेशान है, क्योंकि पोहे के पूर्वा रामा बह गए पछिया बयार, ये परेशान कर रहा है। चलिए अब देखें क्वेश्चन नंबर 9। निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद के सत्र को आहूत कर सकता है। भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों को चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो आंसर तो सी ही है, सब कोई जानता है। 1 और 3 दूसरा गलत है, लेकिन राष्ट्रपति शब्द पकड़िएगा, ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे, नो बकवास, सीधी बात। आर्टिकल बताइए कहां लिखा हुआ है, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बैरक्ट पढ़िए। आर्टिकल 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, ये इसका हेडिंग है। अब आइए इसकी व्याख्या। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, ई नहीं कि अगर आग लग गया तो क्या होगा, बिल्डिंग गिर गया तो क्या होगा। संविधान भाषा पे चलता है, गप पे नहीं चलता है। अगर आर्टिकल में है तो ठीक, नहीं तो कोर्ट से आदेश लेना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखा है, समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह का अंतर होगा। यह आर्टिकल 85 कह रहा है। सिंपल सा था कि जो लड़का आर्टिकल 85 ठीक से जानता है वो इसको टिक मार पाएगा। मकान नहीं गिराने लगना है कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगा तो क्या होगा। नहीं लिखा है ना संविधान में, तो बाढ़ों में जाकर खड़ा होना पड़ेगा, और नहीं तो कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा। कहा गया है, मेरे गुजराती भाषा में कहा गया है कि जे लखाए ते बंचाए, जो लिखा है वही पढ़ा जाता है। झूठ मूठ का वो इधर उधर का गप करके हिंदी मीडियम के लड़के को फंसाया जा रहा है। नहीं फंसना है, आर्टिकल कहता है। क्यों हम अपने मन से हम सोचने लगे कि ऐसा हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, संविधान में लिखा है, इसीलिए ऐसे स्थान पर इस बिल्डिंग के रहते हुए भी राष्ट्रपति चाहे तो कहीं बुला सकता है, क्योंकि आर्टिकल 85 इसकी इजाजत देता है। और 2 के बीच 6 महीना का गैप नहीं होना चाहिए, यह कहता है, ना कि 3 सेशन की बात करता है। और 85 में कहीं नहीं लिखा है कि 1 सेशन इतने दिन का होना चाहिए। वो झूठ मूठ का चिंता व्यक्त करता है। ये अरे संविधान का सवाल है भाई, वो अखबार का भाषा अलग है। आज हम इसीलिए फंस गए हैं कि सबसे पहले मैं आज आपको कड़वा बोल सकता हूं, लगेगा, मूड़ी गिरा के बेयर एक्ट को 1 2 3 95 पहले पार कर जाइए बढ़िया से, और उसके बाद देखिए कि आपको पॉलिटी का सवाल कितना इजी लगता है। और नहीं तो कौवा कान लेके उड़ा, कौवा कान लेके उड़ा, कौवा कान लेके उड़ा, बस यही हो जाएगा। आर्टिकल में इतने में सब छिपा हुआ है, तीनों स्टेटमेंट छिपा हुआ है कि राष्ट्रपति किसी भी स्थान पर बुला सकता है, 3 बार नहीं बुलाया जाएगा, 2 के बीच 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए, और कितनी अवधि तक बुलाया जाना चाहिए वो इसमें नहीं लिखा है। कहानी खत्म, आगे जानने की जरूरत ही नहीं है। अब आर्टिकल 91 सॉरी क्वेश्चन नंबर 91, और इसीलिए तोमर सर का विद्यार्थी
जब पॉलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करता है ना तो वो लीडर होता है उसमें, क्योंकि तोमर सर चलाते ही नहीं है चीला चाली। कोई किताब सामने हुआ क्लास से आउट, बेयर एक्ट है एकदम, आओ बाबू बैठो, तुम सबसे बड़ा संविधान का अध्ययन करना चाहते हो, पढ़ो, और तुमको पढ़ाते हैं। अब बाकी कोई किताब है बाहर जाकर के दूसरे जगह पढ़ना, इससे कई लड़के हमारे खिलाफ होते हैं। लेकिन एक गुरु को बच्चे भले खिलाफ हो जाएं, लेकिन उसको गलत चीज़ नहीं बताना चाहिए, वो कभी नहीं बताएंगे, चाहे हमें पसंद करे कोई या नहीं करे। लेकिन पसंद करने वालों का फौज भी बहुत लंबा है, वो भी चीज़ है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो पेपर दे लेता है ना उसको एहसास हो जाता है कि तोमर सर जो कहे थे 6 महीने पिछले, वही हम तो रोज क्लास में कहते हैं कि साल भर आप मनमानी करिए, चुराक पढ़िए किताब। मेरे लाइब्रेरी में मेरे डर से डीडी बसु के अंदर लोकप्रिय किताब लगा लगा के पढ़ता है। हमको सब दिखता है, ऊपर वाला को सब दिखता है ना, ऊपर कैमरा लगा हुआ है, सब दिखता है ऑफिस में। लेकिन हम यही कहते हैं कि पढ़ लो बाबू, परीक्षा के बाद पता लगेगा कि तोमर सर जो कहे थे वो से। कई लड़के हैं जिनका कैरियर बिगड़ गया इस चक्कर में, जो मेरे साथ नहीं चला और वो जो है उन गाइडों के पीछे पड़ा। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें जो व्याख्या करना हो कर लीजिए, क्योंकि ये ओरिजिनल संविधान का क्वेश्चन नहीं है। अधिकार एवं मुद्दे, राइट्स, आधार, सरकार कह रहा है, देख रहे हैं सिलेबस के अंदर का प्रश्न है। जब आप पढ़िए भारत का राज्य व्यवस्था तो उसमें 5 भाग है, संविधान, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार एवं मुद्दे। अधिकार, आधार से बड़ा क्या हो सकता है, एक सरकार मांग रहा है हमसे। तो देखिए आप प्लस करंट अगर 1 साल पहले गिनिए तो आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता है। राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता है। आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, और आधार भारत की संचित निधि से हितलाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? अपने भी जानते हैं कि बी ही आंसर है 2 और 4, लेकिन सुनिएगा ये सारा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कोट किया गया। तो आधार मेटा डेटा को 6 महीने से ज्यादा संग्रहित नहीं किया जा सकता है। और पहला स्टेटमेंट कहता है कि आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब आइए दूसरा, राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। प्राइवेट को कैसे दे देंगे हम आधार अपना? तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि वहां भी नहीं ही लिखा है क्वेश्चन में। आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य नहीं है, एकदम है। और आधार क्या कहते हैं, उत्पाद नहीं है, और यहां लिखा है कि अनिवार्य है। तो अनिवार्य नहीं है, बीमा उत्पाद के लिए हम आधार क्यों देंगे भाई? हम पैसा दे रहे हैं ना, हम लाभ थोड़े उससे ले रहे हैं। मेरे पैसा से वो बिजनेस कर रहा है। हम ये सब केस के पहले क्लास में डील कर चुके हैं कि यही डिसीजन आएगा। ये वाला तो एकदम कहिए माइलस्टोन था। हमने कहा कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि कोर्ट मैटर है, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, उसमें बोले थे संभावना, तो ध्यान दीजिएगा। और बाकी तो भाई सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, क्योंकि उनके इतना अपने थोड़े जानते हैं, वो जज साहब हैं। ध्यान रखिएगा, जितना हमारा उम्र नहीं होगा उससे ज़्यादा तो वो डिसीजन दिए होंगे। हाँ, एक मोटा मोटी संविधान के मामले में अंदाज लगाया जा सकता है कि अच्छा ऐसा हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि ससम्मान हमेशा होना चाहिए न्यायालय का। न्यायालय का सम्मान वही है कि आप अगर किसी मैच में रेफरी को जिस दिन नहीं सम्मान दिए थे, उस मैच का क्या हालत हुआ था, वो ध्यान रखिएगा। अपील पर अपील करिए, लेकिन सम्मान होना चाहिए। तो चलिए, तो आगे देखें हम लोग। आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ पर, बिल्कुल आप जो है भारत सरकार से कोई चीज के लिए लाभ ले रहे हैं, तो आप हैं कौन ये तो पता चले। गलती से हम किसी बाहरी आदमी को दे दिए तो ये जो है, इस कारण से ये इसकी व्याख्या है कि बी, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट ही सही है, पहला तीसरा गलत है। अब आइए, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? ए, नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, बी, संविधान के संशोधन करने के विषय में, सरकार को हटाने के विषय में, और डी, कटौती प्रस्ताव करने के विषय में। बी ही है, सभी कोई जानता है, बट जरा जाने तो सबको कि ओरिजिनल आर्टिकल में क्या कहता है। बेयर एक्ट पढ़ना क्यों जरूरी है?
आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाएं, ये हेडिंग है। पहला, भाग 6 के अध्याय 6 या भाग 11 में किसी बात के होते हुए भी, यानी भाग 6 में जो आप पढ़ रहे हैं और भाग 11 में कोई भी बात लिखा हो उसको भूल जाइए। यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित करता है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो संसद विधि द्वारा, उसके बाद भी संसद को विधि बनाना होगा, संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के, जिनके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा भी है, ब्रैकेट में, सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी और इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी सेवा के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों का विनियमन कर सकेगी। यह है पूरा आर्टिकल 312। ऑल इंडिया सर्विस पर कानून बनाने के पहले राज्यसभा में बिल आएगा और उसको 2/3 बहुमत से कहना पड़ेगा कि हां इस सेवा के लिए आप ऐसा करिए। तो ये हो गया। गठन खाली नहीं है, हेडिंग है अखिल भारतीय सेवाएं। अगर केवल गठन करने की शक्ति होती ना, यहां लिखा होता अखिल भारतीय सेवा का गठन। अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने के बाद भी उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, जो संसद दोबारा बनाएगी। कानून बनाने के लिए राज्यसभा में बिल पास करना पड़ेगा। ये तो ज्यादा शक्ति हो गया है। अब आइए अनुच्छेद 368, संविधान के संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। आरसी 368 का 2 जो अपने काम का है, इस संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए हो गया ना, बराबर, किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए पूरा स्थापित करके ही किया जा सकेगा। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का आरंभ किसी भी सदन में किया जा सकता है, समान शक्ति है, पहला लाइन। और जब वह विधेयक प्रत्येक सदन में, यानी यहां संयुक्त अधिवेशन नहीं है, प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, यानी कि टोटल का बहुमत तो मिनिमम होना चाहिए, यानी मिनिमम 273 वोट तो पड़ना ही चाहिए लोकसभा में, लेकिन इसके बाद और उस सदन के उपस्थित और मत देने वालों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा, यानी अगर 300 लोग हों उपस्थित उस दिन, तब भी 273 तो होने ही चाहिए, उसके बाद गिनेंगे 2/3 बहुमत। इस तरीके से हम व्याख्या करते हैं। 400 लोग अगर हैं तो 400 का हम गिनती के लिए इजी कर देते हैं। 400 ऐसे, अगर 401 लोग हैं, अगर 401 लोग हैं तो इसका 2/3 यदि निकालेंगे, 402 लोग यदि हैं और इसका 1/3 यदि निकालेंगे तो ये 268 होता है। नहीं चलेगा, पहले 273 का आंकड़ा पार करना होगा, उसके बाद 2/3 गिना जाएगा। हां, 501 लोग यदि आ गए तो उसका अगर 2/3 गिनना है तो ये होता है 200, 7 दूना 14 का 4 बाकी 1, 6 दूना 12 1 3 बाकी 1, 2 334। अगर 500 लोग आ गए तब 273 नहीं, तब 2/3, क्योंकि 273 से वो प्लस होता है। ये इस भाषा को समझिएगा दोस्तों, और इसीलिए 100 बार कहेंगे कि बेयर एक्ट, बेयर एक्ट, बेयर एक्ट, उसके सिवा कोई नहीं। देखिए, तो कहता है उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, तब ब्रैकेट में वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा। एकदम डायरेक्शन है कि जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा, और तब संविधान उस विधेयक के निर्बंधनों के अनुसार संशोधित हो जाएगा। अब यहां
यहां वीटो लिखने का जरूरत नहीं है, वह देगा। तो अब देने के समय क्या है राष्ट्रपति के पास वीटो, वो अगले आर्टिकल में पढ़ लीजिए। अब आइए, इसके बाद हम लोग क्लियर हो गया कि यहां दोनों सदन का मान बराबर है। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? मंत्रियों के बारे में अनुबंध 75 का 3, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा के प्रति नहीं होते हैं। तो इक्का शक्ति कम हो गया। और 113, संसद में प्रकरणों के संबंध में प्रक्रिया। 2, उक्त प्रकरणों में से जितने प्रकरण अन्य व्यय से संबंधित हैं वे लोकसभा के समक्ष अनुदान की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और लोकसभा को यह शक्ति होगी कि उसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से इनकार कर दे, अथवा किसी मांग को उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके अनुमति दे। लोकसभा को यह ताकत होगी, जब ये मांग रखेंगे प्रकलन मांग, एस्टिमेटेड मांग, तो उस पर लोकसभा अनुमति दे दे या अनुमति देने से इनकार कर दे या उनमें से विनिर्दिष्ट रकम को कम कर दे। कटौती प्रस्ताव ये हुआ, उस रकम को कम कर दे, कट कर दे। ये अधिकार लोकसभा को है। एक एक आर्टिकल को मैं पढ़कर समझाता हूं दोस्तों क्लास में। उबला गप नहीं कि हाथ पीछे कर लिए और ऐसे टहल रहे हैं और शुरू हो गए। इंदिरा गांधी थी तो ऐसा था, अटल बिहारी जी थे तो ऐसे थे। अरे भाई, संविधान पढ़ने आए हैं कि राजनीति पढ़ने आए हैं भाई? और गुजरात में के लिए तो कुछ कहेंगे ही नहीं। और गुजरात के बच्चों के साथ संवाद चल रहा है। अब इसके बाद देख लीजिए कि क्या यहां कोई है टक्कर में टीचर के रूप में? टीचरों को पढ़ने का जरूरत है। कई बार कहते हैं कि तोमर सर के यहां एडमिशन ले, पढ़ो 6 महीने फिर पढ़ाना। तो आप जो है आर्टिकल पढ़ के समझिए। खाली क्लास में फालतू बकवास करता है लोग, हाथ ऐसे कर लेगा गुजराती भाषा में और पूछ रहा है 368 बाउंड्री बांधे जा रहा है 2 घंटा इधर उधर का। क्यों? क्योंकि उसको संविधान ही नहीं याद है, उसको ओरिजिनल आर्टिकल ही नहीं याद है। आपके तोमर सर अपने विद्यार्थी जीवन से ही पूरी आर्टिकल पढ़ते आए हैं। आज भी 16(5) में जो रखा गया है उसका हिंदी वर्जन सबसे पहले हम ट्रांसलेट किए थे। पहले उसको पढ़े, जो लोकसभा में बिल आया था उसका ट्रांसलेशन किए थे। हालांकि तुरंत अंग्रेजी आ गया था, मेरा मेहनत बेकार हो गया। 1 घंटे के अंदर हिंदी आ गया था मेरे करने के बाद। तो सीए ओरिजिनल एक्ट पर अपने चर्चा करते हैं, नहीं करते हैं चर्चा कि फलाने मैगजीन में निकला हो। जो संसद में बिल गया है उसको पढ़ के तब सुनाते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पर जो आपको बोले, ओरिजिनल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम को क्या कहते हैं डाउनलोड किए और उसको पढ़ करके आपको पढ़ा रहे हैं। ओरिजिनल काम करना होगा भाई। अब समय बदल गया। वो जो है धप्पा मार के जो भागते थे खत्म। कोरोना काल बीत गया और इसमें बहुत टीचर, हम अकेले ने, बहुत अच्छे अच्छे टीचर बाहर आए। और अब वो आभा मंडल नहीं चलेगा कि क्लास के कमरे के अंदर अच्छा बोल करके निकल जाते थे। काम करना पड़ेगा तब लड़का क्वेश्चन पकड़ेगा। और अब इसके बाद भी अगर हमारे किसी लड़के को कोई भड़काता है तब मेरे लड़के के साथ एक आप मन मजबूत करके रहिएगा कि क्या क्वेश्चन आ रहा है और वो बोल क्या रहा है। कहीं पढ़ा हो, भगवान के यहाँ क्यों न पढ़ा हो। नहीं, संविधान में जो लिखा है वही सही है। हमको आर्टिकल में दिखा दो, मान लेंगे। मैं तो शुरू से इसी बात पे लड़ता हूं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब 93, अब ये क्वेश्चन जो है पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड है। संसद कोष ये संविधान में नहीं है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? एमपीलेट्स निधियां टिकाऊ परिसंपत्ति जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त किए जा सकते हैं। प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना चाहिए। तीसरा, एमपीलेट्स निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जा सकता है।
चौथा, कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिलाधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। तो डी आंसर है, ये सबको मालूम है। ये तीसरा जो है अगले वर्ष भी कैरी फॉरवर्ड होता है, यही एक ऐसा योजना है। लेकिन जरा पढ़ देते हैं। एमपीलैट्स निधियां टिकाऊ परिसंपत्ति के निर्माण में ही प्रयुक्त होता है, ये पहला चीज है। प्रत्येक सांसद को अपने निधि से एससी एसटी के लिए एक अंश खर्च करना ही पड़ेगा और ये वार्षिक आधार पर स्वीकृत होती हैं। लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो उस फंड को आगे, ये क्यों पूछा जा रहा है, आप पिछले 3-4 साल से अखबार पढ़िए, सांसदों का रिपोर्ट कार्ड आता है और उसमें बताया जा रहा है कि कौन कौन सांसद कितना कितना फंड यूज ही नहीं कर पा रहा है। अरे इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो अगले साल, 5 साल है आपके पास और वो फंड आगे बढ़ रहा है। आप चाहें तो आप उसको कर सकते हैं, वहां पढ़िए तब ये मिलेगा। और कार्यान्वित कार्यों को जिला प्राधिकारी के द्वारा तो निरीक्षण आवश्यक है। हो गया। अब आइए 94, ये हुआ आसान सवाल। अब 94 कि निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार और समता का अधिकार। तो हम जानते हैं कि समता के अधिकार में आता है आर्टिकल 17, फिर भी हम आर्टिकल 17 ही पढ़ेंगे। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है और अनुच्छेद 17 हेडिंग क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अब उसके अंदर पढ़िए, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना, अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। जो कायदा कहेगा उसके हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलेगा। मध्य प्रदेश में यह सवाल आया था कि ये कॉग्निजेबल है कि पनिशेबल है, ऐसे करके सवाल आया था, पनिशेबल है। अब आइए 1995, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किसके व्यादेशित है? यह हुआ डायरेक्ट सवाल, बट सब आर्टिकल है, डायरेक्ट देख लीजिए ना। संविधान की उद्देशिका द्वारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा, 7वीं अनुसूची द्वारा, परंपरागत व्यवहार द्वारा। तो बी है आर्टिकल 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, यह 50 का हेडिंग है। अब कहता है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। सीधा सीधा बेयर एक्ट है दोस्तों। हमेशा हमें कितनी बार कहा हूं कि आप बेयर एक्ट अगर पढ़ेंगे तो क्लियर। और ये यूट्यूब पर आने का मूल मकसद यही है कि गुजरात में एक बड़ा वर्ग तो मेरे साथ है, लेकिन एक छोटा वर्ग है जो दिल्ली के हवा में बह जाता है। बोहे के पूर्वा रामा बह गए पछिया बयार, और अपना कैरियर बिगाड़ देता है। पीटी पास कर जाना ही केवल नहीं, आपका ये अगर कंफर्म नहीं होगा ना, यही हाल मेंस में आते हैं। मेंस का भी क्लास लेके चिंता मत करिएगा, सीधा आएंगे पिछले साल के सवाल को लेके मेंस का, आईएएस का, जीपीएससी ने आईएएस का, और दिखाएंगे आपको कि प्रीलिम्स के जानकारी पर आप उसको लिख सकते हैं कि नहीं। उसको केवल चक्री की तरह जलेबी बना दिया है लोग। सामान्य तरीके से जिसकी तैयारी की जा सकती है उसको इतना जटिल बना दिया है, और उस चक्कर में हमारे गुजरात के बच्चे बेचारे फंस गए। आप जरा देखिए तो आपको यूपीएससी का क्या कहते हैं, एनुअल रिपोर्ट एक भी साल मेरे पास है। और आप हमारे पास क्यों आएंगे? यूपीएससी का ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके पढ़िए 67वां रिपोर्ट, 66वां रिपोर्ट। एक भी साल अपने गुजरात से 200 बच्चे प्रीलिम्स नहीं पास कर पा रहे हैं। जरा समझिएगा, मैं खराब हूं तो बाकी लोग तो अच्छे हैं, तो 200 का संख्या क्यों पहुंच रहा है? बगल में महाराष्ट्र 1400 जा रहा है प्रीलिम्स। उसका क्या कारण है? इस चीज को समझना है। पहले प्रीलिम्स करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा। बच्चे हमसे कई बार पूछते हैं साहब आपके क्लास से कितना पास किया? अरे टोटल ही नहीं हो रहा है तो हमारे ही क्लास से कितना पास करेगा?
आधा से ज़्यादा तो पीटी जब पढ़ता है, जब कहते हैं ऐसे पढ़ो तो बात नहीं मानता है, और जो मानता है उनमें से कई लोग पास किए, जो मैं आपको बताता हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि पहले समग्रता में जानिए कि कितने लोग पास किए, फिर जानिए कि हम में से कितने किए। तो हम बार बार जो है कह रहे हैं कि मैं जहाँ पे हूँ गुजरात ने मुझे अपनाया है, इसीलिए मैं टॉर्च जला के हमेशा यहाँ के लड़के को रास्ता दिखाता रहूँगा, चाहे मुझ पे कितना भी पत्थर पड़े। क्योंकि मैं यहाँ 2003 में दिल्ली के हरे भरे कैरियर को छोड़कर आया था। मैं पाली लिटरेचर में सर्वमान्य 1 नंबर पे था दिल्ली में, और जब तक 2012 तक वहाँ चला कोई हिला नहीं पाया रजनीश तोमर को पाली में। बड़े बड़े जो है ऑप्शनल वाले के बराबर लड़के में पढ़ा देता था, 300-300 400-400 लड़के में पढ़ाता था मेंस का। और रिकॉर्ड है मेरे क्लास में कि आईपीएस लड़के को बिठा के पढ़ाए थे, वो आईएएस के लिए मेरे पास आया था। वो भी कहानी बहुत प्रेरक है दोस्तों, कि वो कहा कि सर नहीं बताइएगा, मैं बिल्कुल नहीं बताया, लेकिन हमने उसको कहा था देखो भाई 30वां दिन हम बताएंगे, ताकि बगल वाला झटका लगना चाहिए कि आईपीएस बोलते ही कैसा लगता है। नाम यहाँ नहीं बताएंगे हम उसका, लेकिन मैं बताता हूँ 2011 की घटना है। तो जो उसके बगल में बैठता था, जो उसको बिल्कुल सामान्य लड़का समझता था, जब लास्ट पाली के क्लास में बोले कि ये हैं आईपीएस, देखिए आपके सामने क्लास में बैठे हुए हैं, और मैं आज तक आपको नहीं बताया, बगल वाला तो जानते हैं ऐसे बड़ा रिएक्शन था कि हिल गया कि ये क्या है। और आईआरएस तो कितना मेरे क्लास में बैठा है, इसी गुजरात में मामलतदार बनने के बावजूद मेरे यहाँ क्लास किया है। बनने के बाद की बात कर रहे हैं, पहले की बात छोड़ दीजिए। तो ध्यान रखिएगा कि प्रीलिम्स जब तक आपका अच्छा नहीं है तब तक आप मेंस में भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। नहीं गोल गोल घूमना है, पहले डिटेल्स पढ़ना है। आइए, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेश के कारण प्रस्तुत किया जाता है: चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 और अनुच्छेद 110(1) के कारण, भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के कारण, और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रावधान प्रबंध अधिनियम 2003 के प्रावधान के कारण। अरे सब लोग डी में ही गया है, कौन बनेगा करोड़पति का है, चले जाते हैं, डी ही है सब कोई। लेकिन जरा डी पढ़ें तो उसमें क्या है, पढ़िए। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003, पहले सुनिएगा। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ये क्यों चर्चा में आया, पहले ये 20 के लिए पेश किए गए अंतरिम बजट में निम्न बदलाव शामिल है। जो इंटरिम बजट पेश किया गया था उसमें जो बदलाव आया, 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.4% बतलाया गया। 2019-20 में 2018-19 आरई पर कुल व्यय 13.30% की वृद्धि बतलाया गया। अनुसूचित जनजाति जाति के कल्याण के लिए आवंटन में 35.6% की वृद्धि और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए आवंटन में 28% की वृद्धि। ये 3 इंपॉर्टेंट बात बताए, और भी कई बदलाव थे। अब आइए, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम पारित किए जाने का क्या कारण था, यह बदलाव किया गया इसमें, इसीलिए वहां से ये जोड़ के पढ़ा रहे हैं। पहला, राजस्व घाटे को कम करना। देख लीजिए, राजकोषीय घाटा 3.4% बतलाया गया, राजस्व घाटे को कम करना। राजकोषीय घाटे को कम करना, देखिए राजकोषीय घाटा कम किया गया। अब आगे पढ़िए, देश के अंदर राजकोषीय प्रबंध की पारदर्शी प्रणाली को विकसित करना, ऋण का समान वितरण सुनिश्चित करना और राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करना। इन कारणों से यह बिल लाया गया था। अब इस एक्ट का विशेषता क्या है, जो मेरा क्वेश्चन है वही विशेषता बता रहे हैं। इस अधिनियम के द्वारा यह अनिवार्य किया गया था कि संसद में प्रतिवर्ष बजट दस्तावेजों के साथ निम्न रखना चाहिए, जो है अकेला ये नहीं। पहला, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, हमारा काम हो गया। लेकिन बी, मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति का विवरण, और सी, राजकोषीय नीति की रणनीति का विवरण।
ये 3 जो है कहा गया कि बजट के साथ इसको अलग से रखना है, इससे पारदर्शिता आएगी, और इसमें निम्न बदलाव किए गए, इसलिए जो है ये पूछा गया था। अब आइए, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, सीमित सरकार। दोस्तों डी होगा आंसर। सीमित सरकार इसलिए कहते हैं इसको कि संवैधानिक सरकार का मतलब है कि संविधान के दायरे में काम करना है। आप राजा की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं, हम जो आदेश दे देंगे वही होगा, इसीलिए कहते हैं लिमिटेड गवर्नेंस, कि गवर्नमेंट तो है लेकिन संविधान के अंदर ही उसको भी काम करना होगा। तो ये चीज जो है इसको कहते हैं सीमित सरकार। अब आइए 98, मूलभूत अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? 1 उद्देशिका, 2 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 3 मूल कर्तव्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर सुनिए। ऐसे हाथ हिलाया था, अरे सिंपल 1 2 3। भाई साहब बताओगे कि उसका कौन सा धारा इसके उद्देशिका से मिलता है? लड़का को ये न बताना होगा, कल को अगर वो पूछ दिया तब। यही हिंदी माध्यम की समस्या, कंप्लीट नहीं दिखाना है, हल्का सा पर्दा हटा भगवान दिखा बंद कर लेना है। अरे कंप्लीट दर्शन करने दो। देखिए जरा, व्याख्या डी है, पूरा मैं दिखाता हूं कि कौन सा अनुच्छेद, क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस का जो ये मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा हुई थी उसका कौन सा धारा अनुच्छेद हमारे किससे मिलता है। क्योंकि इसमें लिख दिया मूल अधिकारों को छोड़कर, नहीं तो वो भी दिखा देते कि कौन कौन सा फंडामेंटल राइट से मिलता है, ज्यादातर उसी से मिलता है। तो पहले सुनिए, 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृत और घोषित किया। अब आइए, अनुच्छेद 1 इसका क्या कहता है? 30 है इसमें टोटल अनुच्छेद। सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता है। संविधान में है कि नहीं कि सभी व्यक्तियों के गरिमा का ध्यान रखना है? देख लीजिए उद्देशिका में, प्रियम्बल में। हम भारत के लोग से जो आगे बढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, सभी व्यक्तियों के गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, मित्रता सब बोलते हैं उसमें। तो ये देख लीजिए, गरिमा के साथ सभी मनुष्य का गौरव, ये है उद्देशिका। अब आइए, नीति निर्देशक तत्व से कहाँ मिलता है, या क्या कहते हैं, मूलभूत कर्तव्य से। पहले कर्तव्य था इसलिए कर्तव्य वाला लेते हैं। अनुच्छेद 2, सभी को इस घोषणा में सन्निहित सभी अधिकारों और आजादियों को प्राप्त करने का हक है, और इस मामले में जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के कारण भेदभाव का विचार नहीं किया जाएगा। ये उस घोषणा में है। अब आइए, अपने संविधान में मूल कर्तव्य में कहां से मिलता है? तो भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51AE, ए बड़ा ई छोटा, के अनुसार भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो, अब लीजिए यहां से, धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का परित्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के लिए हो। देखिए यहां वर्ण, लिंग, जाति, भाषा, धर्म और हमारे भी मूलभूत कर्तव्य में लिखा हुआ है। अब आइए जरा देखें नीति निर्देशक तत्व से। तो सार्वभौम घोषणा में जाइए, वहां अनुच्छेद 23(1) क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, इच्छानुसार रोजगार के चुनाव, काम की उचित और सुविधाजनक परिस्थितियों को प्राप्त करने और बेकारी से संरक्षण पाने का अधिकार है। यह है सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 23 में। अब आइए अपने संविधान में, भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 39a के अनुसार राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा और सुनिश्चित करेगा, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और महिला सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका का, देख लीजिए, पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को इच्छानुसार रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है। यहां भी यही बात कहा गया।
अब आइए अनुच्छेद 23(2) उनके सार्वभौम घोषणा में क्या कहा गया है। प्रत्येक व्यक्ति को समान कार्य के लिए बिना किसी भेदभाव के समान मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार है। हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में देखिए क्या लिखा है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 39D के अनुसार राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और महिला दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। अब आपके ऊपर है किसने बेहतरीन व्याख्या किया। गुजरात में तुलना नहीं करना है। यहां तो हमने कहा कि अभी बहुत पढ़ना बाकी है टीचरों को, और इसीलिए विश्वास का बच्चा जब कहीं जाता है तो 6 महीने में वो असंतुष्ट हो पॉलिटी में चला आता है। दिल्ली से भी जो व्याख्या आया, क्या यह व्याख्या इस तरह से आपको संतुष्ट किया? इसलिए मैं कहूंगा कि इंतजार करिएगा, आपको सभी विषय में जो रजनीश तोमर व्याख्या लेकर आएगा, क्योंकि रजनीश तोमर किसी असिस्टेंट से नहीं लिखवाता है, गाड़ी स्वयं चलाता है, जल्दी भरोसा नहीं करता है किसी के ऊपर। एक आध दो लोग हैं जिस पे भरोसा करता है, रौनक उनक चलाता है तो अच्छा लगता है, बाकी नहीं करता है। और नोट्स स्वयं बनाता है, कभी किताब से लाइन नहीं काटता है, उसको पढ़ के स्वयं पहले लिखता है। और तीसरा, असिस्टेंट से नोट्स नहीं बनवाता है। मतलब सोचिए कि कितना अन्याय है। अंधेर गर्दी टीम बताता है, तो टीम में हमको कौन शामिल देखते हैं? तुम हमको शामिल कर पाओगे? लीड करने लगेंगे तुम्हारे सामने, तुम फॉलोवर हो जाओगे। टीम शामिल करता है। वो बच्चा बेचारा जो 2 अटेम्प्ट दिया है, उसको देता है कि नोट्स बना के दो। उनमें से एक को बिठा दिया है कंप्यूटर वाले के पास कि जरा देखो नोट्स कैसे बनता है। तो दोस्तों ज़्यादा नहीं कहेंगे, अगर कुछ कहे हों तो सॉरी, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। लेकिन हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए मैं एक नया दिशा लेकर आया हूं, और मैंने पहला प्रहार किया। कोई भी जो है हिम्मत नहीं कर पा रहा है आगे निकल के बोलने का कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट क्यों खराब है। पहले हम पीटी में ही वो संख्या नहीं ला पा रहे हैं। आप सोच के देखिए, अगर हम 2000 लड़के भी पीटी नहीं पास कर पाएंगे और 8000 इंग्लिश मीडियम का कर जाएगा तो कैसे होगा? कौन सा तीर मार लिया इंग्लिश मीडियम वाला? 95 मेरिट जाएगा और 100 जाएगा तो हम उसको अच्छा कहेंगे? हम नहीं 100 जा पा रहे हैं, ये हमको सोचना है। 2025 में से 1000 मेरिट नहीं जाता है, 50%। हम 50% नहीं ला पा रहे हिंदी माध्यम के लड़के, और हम किसकी बात कर रहे हैं? इसीलिए नहीं ला पा रहे हैं कि आप बाजार में जाके देखिए एक बार, मुखर्जी नगर के बाजार में, और राजेंद्र नगर का भी बाजार चाहिए, वो इंग्लिश मीडियम का बाजार है। आपको जितने प्रकार का माने इधर उधर का प्रकाशन हिंदी में मिलेगा, जिसको कुछ नहीं आ रहा वो भी किताब लिखने पर बैठ गया है। और अंग्रेजी में जाके देखिए, अगर आपको 5 राइटर के बाद छठा मिल जाए तो कहिएगा। इसीलिए हिंदी माध्यम के लड़के को कह रहे हैं कि कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ एक बेयर एक्ट पढ़ना है। वो अच्छा लगे नहीं लगे, दवाई कड़वा होता है। और दूसरा, या तो जयन पांडे की किताब पढ़नी है, या तो डीडी बसु की किताब पढ़नी है, या तो सुभाष कश्यप की किताब पढ़नी है। बाकी टोटल अंडर स्कोर है, नहीं पढ़नी है। हम खुलकर बोले हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके बाद। मैं अपने विद्यार्थी से संवाद किया। गुरु का फर्ज बनता है विद्यार्थी को कड़वा लगे तो लगे, लेकिन उसके लिए दवा का इंतजाम करना है। इसलिए विद्यार्थी को बुरा नहीं लगेगा। हाँ, मेरे बोलने से अगर किसी एजेंट को बुरा लगे तो उसके लिए हमें कोई एतराज नहीं है, या कोई कोचिंग के डायरेक्टर को लगे तो लगे। आप सुधार करिए, बच्चों के साथ काम करिए और उनके हित के लिए काम करिए। तो मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।